हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईसीटी मुंबई के बारे में। बेसिकली मैं आज बात करने जा रहा हूँ जिन बच्चों को एमएससी केमिस्ट्री करना है कहाँ से, आईसीटी मुंबई से। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा, कोई भी पॉइंट्स को मिस मत करिएगा। एक और बात, अभी आप सब ने किसका एग्जाम दिया? जैम का। तो ये जो आईसीटी मुंबई है, ये जो मास्टर्स कराता है, अगर जिन बच्चों का जैम खराब हुआ या अच्छा हुआ, उससे डजेंट मैटर, इससे बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता। आईसीटी मुंबई अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। आईआईटीज एनआईटीज के कंपैरिजन में ये भी उसी के लेवल का है, तो बिल्कुल भी इसको मत कम समझिएगा। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसका एक अलग ही अपना अलग लेवल का ये भी एक एग्जाम है। तो आईसीटी मुंबई जो बेसिकली फोकस जो करता है, बेसिकली इसका जो फोकस होता है वो ट्रेनिंग और रिसर्च पर्पस के लिए होता है। मैं एक एक पॉइंट्स आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये एनआईआरएफ रैंकिंग में आता है 34। रैंकिंग में ये एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 34th नंबर में आता है। कितने नंबर पे? 34th नंबर पे। और इनका जो डिपार्टमेंट है, हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो बहुत ही पुराना 1951 में स्टेब्लिश हुआ था। कब? 1951 में। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। किसके? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते, क्राइटेरिया। तो देखो, पहली बात, अगर जिन बच्चों का इंटरमीडिएट पे, जब आप क्लास 12th के पेपर में अगर आपका मैथ्स नहीं है, अगर आपके पास मैथ्स नहीं था, तो अगर आपके फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, बीएससी लेवल पे, तब आपका मैथ्स होना बहुत जरूरी है। बीएससी लेवल पे फिर आपका मैथ्स होना बहुत जरूरी है। मैथ्स इज कंपलसरी। अगर आपके ग्रेजुएशन में, सॉरी, आपके अगर इंटरमीडिएट लेवल पे मैथ्स नहीं है, तो बीएससी लेवल में मैथ्स सब्जेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट किसी का अगर कोई इंटरमीडिएट बायो बैकग्राउंड से और उसने बीएससी कर ली, नॉर्मल बीएससी करी, और उसके नॉर्मल बीएससी में उसने मैथ्स भी लिया है। क्या लिया है? मैथ्स भी लिया है। तो वो बच्चा भी अपीयर कर सकता है, वो बच्चा भी अपीयर कर सकता है। तो अपीयरेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिन बच्चों का क्या है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है, तो उनमें ये है कि आपको फिजिक्स एक ऑप्शनल होना चाहिए, तो और पूरे थर्ड ईयर तक आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की बात यहां तक हो गई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये क्या है कि जब इसका एंट्रेंस होता है, तो इसके एंट्रेंस में टोटल जानते हो कितनी सीट्स होती हैं? टोटल 50 सीट, टोटल 20 सीट्स होती हैं। टोटल 20 सीट्स होती हैं केवल। कितनी सीट्स? 20 सीट्स। ठीक है, अब ये बात हो गई सीट्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट और मैं पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से आपको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। हमको कोई बताने वाला नहीं होता है। हमको लगता है हमारा एग्जाम खराब हो गया तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलती हैं, बस आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको चीजें पता चले कि जैम के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सब आपको बता दिया, मैथ्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक और खास बात, क्या खास बात है कि आपके बीएससी लेवल पे कितना होना चाहिए आपका परसेंटेज? मिनिमम परसेंटेज 60% होना चाहिए। और जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ओबीसी, अदर बैकवर्ड या एससी एसटी के लिए 55% भी चलेगा। क्या? 55% भी चलेगा, लेकिन सिर्फ किसके लिए? जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसके सिलेबस के देखो, सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमएससी केमिस्ट्री प्रोग्राम। तो ये एक एक मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे डिस्कस आपको दिखाता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो आपने क्या क्या पढ़ा है, जैम लेवल पे पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल बहुत ही नॉर्मल बेसिक जो आपने पढ़ रखा है वही पूछा जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख लो क्या क्या टॉपिक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो, ध्यान से देखना, सिलेबस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपका 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बहुत जगह भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग हम सब जैम में बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, तो इसमें हमको केवल रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। मेन ग्रुप में क्या है? एस एंड पी ब्लॉक। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, केमिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन ग्रुप, रिलेशनशिप एंड ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है मैं मार्क कर देता हूं,
देखो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक बार जब मैंने पेपर दिया था तो इससे दो क्वेश्चन बन गए थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये तो सबको पढ़ाया ही जाता है। अब देखो ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात करें तो ट्रांजिशन मेटल में आपको सबको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन में आपको सारी चीजें पढ़नी है। सीएफटी अच्छे से देख लेना, सीएफटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद अगर ऑर्गेनोमेटालिक में आ जाओ, ऑर्गेनोमेटालिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल सबको पता है इंपॉर्टेंट है, आप जैम लेवल पे पढ़ते ही हो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब किसी भी इंटरेस्ट लेवल का आप एग्जाम करो। फिर उसके बाद देखो एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस में हमारा जनरली जो लुईस एसिड कॉन्सेप्ट है और HSAB कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये इतना पढ़ लोगे तो इतने में हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करो तो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये रही बात इनऑर्गेनिक की। अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहला क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर IUPAC तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सब तो अब हमको बहुत ही अच्छे से आता है, हमने जैम लेवल पे इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा भी होगा आप सबने, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए होंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो आइसोमेरिज्म देखो इंपॉर्टेंट ही होता है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। और देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड कंटेनिंग 1 and 2 असिमेट्रिक सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये तो इंपॉर्टेंट होता है, ये चाहे वो जैम हो चाहे कोई सा इंटरेस्ट हो, तो इसको भी देख लेना। फिर बात करूं तो एरोमेटिसिटी में हकल रूल, बाईसाइक्लिक में कौन सा रूल लगता है, अगर नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम में हमको पता करना है एरोमेटिसिटी तो वो कैसे देखते हैं, इन सब के बारे में आपको देखना है। फिर बात करते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री की। तो पहला पॉइंट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड कैरेक्टर एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में आपको प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमने सब पढ़ रखा है। उसके बाद देखो क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसिटो एसिटिक, मेलोनिक एस्टर केमिस्ट्री, तो इन सब के बारे में आपको देखना है। फिर मैकेनिज्म विद स्टीरियो केमिस्ट्री में देखो बेसिकली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना जो नेम रिएक्शन बेसिकली इन्होंने दिया, आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है। कितना, ये टॉपिक है मैकेनिज्म वाला, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। यहां से स्टीरियो से रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है, स्टीरियो रिलेटेड प्रॉब्लम विल अराइज, स्टीरियो रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेना। देखो जनरली आपने यहाँ पढ़ा ही होगा एलिमिनेशन, इनोलेट रिएक्शन जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लेजन कंडीशन, एस्टरिफिकेशन, ईस्टर के हाइड्रोलिसिस, कैनिजारो, बेंजोइन, पर्किन, तो ये सब नेम रिएक्शन आप सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में तो ये सब आप देखो, तो ये सब आप देख लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये सब देख लेना। थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको ये जो केवल फॉर्मूले आप अगर फिजिकल का देख के चले जाते हो, आपका अप्रोच अगर क्वेश्चन को लेके अच्छा है तो आप फिजिकल की भी प्रॉब्लम्स आराम से कर लोगे। फिर देखो एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, कंडक्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, इन सबको हमने जैम में बहुत ही अच्छे से आप सब ने पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्ट नंबर तो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर गाल्वेनिक शेल, EMF एंड फ्री एनर्जी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो इनके बारे में आपको जितना आपने जैम में पढ़ा है, इक्विवेलेंट टू जैम, जितना आपने जैम में पढ़ा है उतनी ही बातें यहाँ पे भी आपसे पूछी जाएंगी, इक्विवेलेंट टू जैम। फिर उसके बाद अगर केमिकल काइनेटिक्स में देखो रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, कई सारे ऑर्डर्स के रिएक्शन, आपसे यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूर पूछा जा सकता है, जैसा कि जैम में आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और देखो क्या है, चेन रिएक्शन, नॉर्मल एंड ब्रांच चेन, एंजाइम काइनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ देख लेना आप। फिर क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें तो क्वांटम केमिस्ट्री में क्या देखना है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, तो इन सब के आइगन वैल्यू पे आपको ध्यान से इंपॉर्टेंट है, उस पे ध्यान दे देना, ठीक है। तो ये सब था फिजिकल केमिस्ट्री, जितना आप जैम में पढ़े उसी को रिवाइज कर लो, बस यहाँ जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से आपको जो केवल देखो 20 सीट्स है, तो 20 सीट्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छा आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट ये होता है, यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस क्यों? आईसीटी मुंबई के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है? क्या कब कैसे फॉर्म आता है, इन सब के बारे में आईसीटी मुंबई जो है, आईसीटी मुंबई के बारे में लोगों को, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आईसीटी मुंबई के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री के लिए बेसिकली, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखो तो क्या है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट देखो है नहीं। एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस इंडिकेटर, ये सब आपने क्या हुआ लैब में, जब आप बीएससी कर रहे होगे तो आपने लैब में इन सब का यूज देखा होगा। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये सब बहुत ही नॉर्मल लेवल पे आपने सब पढ़ा है, तो इनमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक, ठीक है? अब मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? देखो मैं ओपनली और जो बात है बिल्कुल फैक्ट आपको बताता हूँ। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे शायद मे बी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ की जो फीस है, उसकी फीस है पर सेमेस्टर में, अगर आपको बताता हूँ पर सेमेस्टर वो होती 50,000 पर सेमेस्टर। और वहां पे हॉस्टल चार्ज जो होता है पर सेमेस्टर 50,000 होता है, हॉस्टल चार्ज जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है 45,000 पर ईयर, ठीक है? ये होता है पर ईयर। तो देखो फीस तो बहुत ही ज्यादा है, मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी मौका मिलेगा। स्कॉलरशिप मुंबई के बच्चे हैं, उनका स्टेट का जो स्कॉलरशिप है वो तो मिलेगा मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे जो अप्लाई करते हैं इनके लिए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप का अच्छा मौका होता है। स्कॉलरशिप वहां भी मिलती है, उनको भी मिलती है, ठीक है? ये बात हो गई फीस स्ट्रक्चर की। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा जॉब रिलेटेड की बात। किसकी बात करता हूँ? जॉब। देखो एमएससी केमिस्ट्री के बाद देखो जॉब्स जो है वो आप कहीं से भी कर लो, कोई भी इंस्टीट्यूट से कर लो, तो आप कहीं ना कहीं आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, या आप सोच रहे हो कि मैं जॉब लेके नहीं, अगर मैं रिसर्च ओरिएंटेड जाता हूँ, आपको केमिस्ट्री में अगर अच्छा नॉलेज चाहिए, तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है आईसीटी मुंबई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो आईसीटी मुंबई के जो प्रोफेसर्स हैं, वो प्रोफेसर्स ऑलमोस्ट प्रोफेसर जो हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आए हैं। अगर आप उनसे पढ़ते हो, अगर आपने यहाँ पे, अगर आप वहां पे, यहाँ पे आपको मौका मिलता है जब आप सेकेंड सेमेस्टर में होते हो, किसमें? सेकेंड सेम में होते हो, तो आपको मौका मिलेगा। क्या देते हैं वो लोग? प्रोजेक्ट लिखने के लिए देते हैं, आपको प्रोजेक्ट देंगे। प्रोजेक्ट में आप जो भी टॉपिक चूज करोगे, आपको उसके ऊपर एक गाइड देंगे, एक प्रोफेसर आपको गाइड करेगा। फिर उसके बाद आपको थीसिस लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? सोचो आपसे वो थीसिस करवाते हैं, थीसिस लिखाना सिखाते हैं। अगर आप एमएससी लेवल पे थीसिस लिखना सीख जाते हो, तो आप जब और हायर लेवल पे पहुंच जाओगे तो इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तब आपके लिए बहुत ही अलग आप हट के दिखोगे, ठीक है? तो थीसिस लिखना आपको यहाँ सिखाते हैं। और मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ आईसीटी मुंबई की। अगर आपकी थीसिस अच्छी है, आपने जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, तो वो थीसिस क्या होती है? पब्लिश कराते हैं, वो लोग पब्लिश कराते हैं। सोचो आपका पेपर पब्लिश होने का यहाँ बहुत सारे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीटी मुंबई नाम से क्लियर है, आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, तो प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे तो आप अच्छा थीसिस लिखोगे, पब्लिश हो सकता है, तो यहाँ आपका ये हो सकता है, ठीक है? अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप सोचो कि मुझे आईसीटी मुंबई के बाद जॉब करनी है, तो जॉब के भी बहुत सारे चांसेस हैं। कैसे? देखो जॉब में एक और, यहाँ पे जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में आपकी जॉब लगने का 100% चांसेस होता है। यहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगी। केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सी हैं, पेंट्स वगैरह की जो भी इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे आपको जॉब मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है? ये बात हो गई। और इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैंपस और कहाँ पे। इसका जो कैंपस है मुंबई में, तो इसका मेन कैंपस है, साथ ही साथ में इसका उड़ीसा में भी कैंपस है, और एक जगह और है भुवनेश्वर में भी है, और एक जहना स्टेट है वहां भी इसका कैंपस होता है। उड़ीसा, भुवनेश्वर है ना, और एक जहना है, तो वहां भी इसका कैंपस है।
ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ रिसर्च ओरिएंटेड। हाँ, तो देखो रिसर्च ओरिएंटेड पे तो ये काम करती ही करती है। यहाँ पे जो जैसे बहुत सारी जो महंगी मशीन्स होती है, जैसे एनएमआर की जो मशीन होती है वो ऑलमोस्ट 3 to 5 करोड़ के बीच में आती है, 3 to 5 करोड़। तो यहाँ पे एनएमआर मशीन ही अवेलेबल है। बहुत सारी जो एएसआर्स होती है, बहुत सारा जो भी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल्स में काम आती हैं, जो बहुत ही अच्छे रिसर्च में हो काम लगता है जिनका, वो मशीन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो मशीन्स अवेलेबल है तो आप समझ सकते हो कि अगर इतनी कॉस्टली मशीन्स है तो आपको प्रैक्टिकल पे कितना ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मैं आपको कहूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा नाम बनाना है, अगर आपको अपना अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना है, तो अगर आप रिसर्च में और आपका बहुत मन लगता है तो आप 100% यहाँ पे जाइए, आपका बहुत ही अच्छा स्कोप है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करता हूँ इसका फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म मेनली इसका आता है लास्ट वीक ऑफ मे में, लास्ट वीक ऑफ मे में। मे बी इस साल जो थोड़ा सा लेट हो सकता है, जनरली जो इसका लास्ट वीक ऑफ मे में फॉर्म आ जाता है। ठीक है, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है मिड वीक ऑफ मिड मिड वीक ऑफ में भी हो जाता है आपका जून में। तो इस बार का शायद थोड़ा सा पैटर्न क्या हो, लेट हो सकता है। ठीक है, और इसका जो देखो आपको सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। क्या होगा, इसका रिटन टेस्ट होगा। देन आपको कई जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऑलमोस्ट 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो 20 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी होती है। एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है, एप्लीकेशन फीस ओनली 1000 होती है, वो भी जनरल वालों के लिए, फॉर जनरल। ठीक है, और 500 फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए। ठीक है, ये सब हो गया। देखो अब लास्ट में मैं कंक्लूजन बता रहा हूं आपको, कंक्लूजन बहुत ही ध्यान से सुन लेना। कंक्लूजन ये है कि आईसीटी मुंबई अगर आप जाते हो, अगर आप एक बार उसका एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप अगर आप जॉब पर्पज से काम कर रहे हो तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका, कह सकते हैं सुनहरा मौका रहेगा आपको आगे जाने का। यहाँ के प्रोफेसर्स आपको, अगर आपके कवर लेटर में जब आप पीएचडी करने कहीं बाहर जाते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हो, अगर आपके प्रोफेसर्स ने आपके कवर लेटर पे एक साइन कर दिया या रिकमेंड कर दिया आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, तो समझ लो आपका अलग से ही एक बेनिफिट पॉइंट होगा। आपकी फीस भी कम हो जाएगी, आप पे आपका अलग ही लेवल हो जाएगा, आप बहुत ही अलग बन जाओगे। तो मैं कहूंगा जिन बच्चों को रिसर्च करना है, जो बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड है, वो तो जरूर ही अप्लाई करें। और जो बच्चे क्या है, जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी अप्लाई करें। जो भी हुआ जैम के एग्जाम में, तो अब उसको भूल जाओ, अब उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो हुआ तो वो हुआ ही। ठीक है, अब आपको फोकस करना है इन सब एग्जाम में। ये भी आईआईटीज लेवल के ही यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको और कोई भी दिक्कत होती है और कुछ डिटेल्स जानना होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐड हो जाइए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।